तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 10 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जो थोड़े बहुत प्रश्न हमारे पास में आए हैं उन सभी प्रश्नों को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम होता चला जा रहा है बच्चों की संख्या कम होती चली जा रही है ना, तो ऐसे में लोग प्रश्न नहीं भेजते हैं। जैसे आज आप वीडियो देख रहे हैं, आज आप इंतजार कर रहे थे ना एनालिसिस का, तो कल आपका ही एग्जाम हो जाएगा, फिर आप ही प्रश्न नहीं भेजेंगे। तो ऐसा मत किया कीजिए ना। जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रश्न आपको याद रहे, अपने प्रश्नों को जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003 इस पर जरूर सेंड किया कीजिए, भले ही आपका पेपर कैसा भी गया हो ना। आज आप इंतजार कर रहे हैं, कल कोई और इंतजार कर रहा होगा। आज केवल और केवल कनिका गुप्ता जी ने प्रश्नों को भेजा है, 78 नंबर इनके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही एमपीएसआई और एमपीएएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं। एमपी पुलिस में जितने प्रश्न आए हैं उन सबको कंबाइन करके एमपीएसआई वालों के लिए हम बहुत जल्द ही जो है वीडियो लेकर के आने वाले हैं, मैराथन लेकर के आएंगे। ठीक है, 2-3 मैराथन में ये सारे प्रश्नों को एक साथ हम कवर कर लेंगे। चलिए, कनिका गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 78 नंबर इनके आए हैं, इन्होंने प्रश्नों को भेजा है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए थे। पहला प्रश्न है CaOH, ये अम्ल है या फिर क्षार है? ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस हो या फिर CaOH हो, तो देखो ये एक क्षार है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक क्षार यानी कि बेस है, अम्ल नहीं है, क्योंकि यह पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH ऋणायन देता है और अम्लों के साथ अक्रिया करके लवण बनाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी भी कहते हैं। ठीक है, जो एक मध्यम क्षारीय घोल होता है और प्रोटॉन H धनायन को स्वीकार करता है। तो ये क्या है? यह एक क्षार होता है, इसे हम बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी भी कहते हैं। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है। 8 दिन में 80 नंबर इनके आए थे, इनके 89 नंबर आए। ये नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो आगे आपका अगर एग्जाम बचा हुआ है या फिर आपका एमपी एएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, तो एएसआई वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है ये पीडीएफ नोट्स। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको एमपी पुलिस के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबकी भी पीडीएफ एक साथ में देंगे। ये आपको पता ही है, एमपी पुलिस, एएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल, इन दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो जितने प्रश्न आपके आए हुए हैं उन सब प्रश्नों को आपको देंगे। इसके अलावा गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के, इन सबके भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 179 में। ठीक है, तो जिनका एमपी एएसआई का एग्जाम है तो विशेष रूप से इस नोट्स को जरूर ले लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके एग्जाम में। इसके अलावा जिनका एमपी एसआई का एग्जाम है उनके लिए आपको बता दें, बहुत दिनों के बाद ये भर्ती आई है। 1.5 लाख मुश्किल से 1,30,000 फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन भी कम रहेगा, बढ़िया मौका है, चौका लगा लीजिए। मात्र 199 रुपये में एमपीएसआई की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, सभी 8-9 सब्जेक्ट के। ठीक है, इसके लिए करना कैसे क्या है, कैसे ये नोट्स प्राप्त होंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी प्रकार आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एएसआई, एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एमपीएसआई वालों को एमपीएसआई के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर एमपीएसआई के सभी प्रैक्टिस सेट, अब कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, आपको इंग्लिश का, हिंदी का, सबका प्रैक्टिस सेट आपको उस ग्रुप में मिलता रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन में पार्वती दिया गया था, तो ये पार्वती नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, आइए वो देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में आपको बहुत पहले बहुत कुछ आपको पूरा कई बार बता चुके हैं। देखिए, अमरकंटक से मुख्य रूप से नर्मदा, सोन और जोहिला, तो आपके ऑप्शन दिया था नर्मदा, सोन, जोहिला, पार्वती, तो पार्वती नहीं निकलती है। ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है, जबकि सोन नदी उत्तर की ओर बह करके गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। जोहिला नदी भी अमरकंटक से निकलती है और सोन की एक सहायक नदी है। तो सबसे पहले नर्मदा की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा के बारे में आज सुबह भी प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, अरब सागर में मिलती है। ठीक है, सोन नदी या गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, उत्तर दिशा में बहती है, पटना बिहार में जाकर के गंगा मिल जाती है, गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद में जोहिला है, ये सोन की सहायक नदी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। लावड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य आज आपसे पूछा गया था। लावड़ी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी तेज गति, शक्तिशाली लय और आकर्षक अदाओं के लिए जाना जाता है और यह अक्सर ढोलक की थाप पर किया जाता है। इसमें प्रेम, वीरता, भक्ति जैसे भावों को दर्शाया जाता है और यह मराठी लोक रंगमंच का तमाशा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मराठी में ही तमाशा लोक नृत्य भी होता है, उसी का एक हिस्सा है लावड़ी, ये भी महाराष्ट्र में ही किया जाता है। अगला अगला आपका हिस्ट्री से पूछा गया था। 528 ईसा पूर्व में किस राजा ने हूणों के आक्रमण का सामना किया था? तो वो थे यशोधर्मन। ठीक है, चलिए इनके बारे में आपको बता देते हैं। 528 ईसा पूर्व मालवा के राजा यशोधर्मन और गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त ने मिलकर के हूणों के शक्तिशाली शासक मिहिरकुल और उसकी सेना को सोंडानी के युद्ध में पराजित किया था, जिससे भारत में हूणों के आक्रमण का अंत हो गया और भारतीय शासकों ने उनकी शक्ति को कुचल दिया था। तो यशोधर्मन और नरसिंह गुप्त ने मिलकर के हूणों को भारत में आने से रोका था। ठीक है, तो मुख्य विजेता कौन था? यशोधर्मन था, जिन्होंने मिहिरकुल के मिहिरकुल को निर्णायक रूप से यशोधर्मन ने ही पराजित किया था। अन्य कौन था? तो नरसिंह गुप्त थे, ये भी इस गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस जीत ने भारत में हूणों के विस्तार को रोका और उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आगे बढ़ते अगला है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अब मध्य भारत के पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में पूछा गया था। 2 से 3 प्रश्न आपसे रिवर के बारे में पूछे गए हैं। तो रिवर वाली जो हमने पीडीएफ आपको दी है, जिन लोगों ने नोट्स दिया होगा, वो रिवर वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना। देखिए, मध्य भारत के पठार, जिसे मालवा का पठार कहते हैं, कई नदियां निकलती हैं, जिनमें प्रमुख है नर्मदा, चंबल, बेतवा, माही, ताप्ती जैसी नदियां, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती हैं। पश्चिम या उत्तर की ओर बहती हुई अन्य बड़ी नदियों या फिर सागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये नदियां जो हैं वो मध्य भारत के पठार से निकलती हैं। इनमें से ही एक आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा छत्रसाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ये आपका हिस्ट्री का पूछा गया। एमपी हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एमपी के 3 हमने नोट्स आपको दिए हैं, एमपी पॉलिटी, एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी। तो एमपी हिस्ट्री वाली जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ करके जाना, एमपी हिस्ट्री से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, राजा छत्रसाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगल राज के खिलाफ लंबा संघर्ष करके बुंदेलखंड में स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था, जिसमें उन्होंने न केवल मुगलों को कई बार हराया, बल्कि पन्ना को अपनी राजधानी बना करके आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्र को विकसित किया था। साथ ही बाजीराव पेशवा के साथ गठबंधन करके अपने राज्य को स्थायित्व दिया था। प्रमुख उपलब्धियां देख लीजिए, तो मुगलों से स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और लगभग 50 वर्षों तक संघर्ष करते हुए बुंदेलखंड के बड़े हिस्से को मुगल नियंत्रण से मुक्त करा लिया और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया, क्यों? क्योंकि पन्ना में हीरा उत्पादन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ करता था। तो उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्राणनाथ जी के मार्गदर्शन में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ, जिससे उनके राज्य को धार्मिक और प्रशासनिक आधार मिला। स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारे स्टेटमेंट दे करके आपसे उत्तर पूछा गया था। और आर्थिक मजबूती कैसे मिली? पन्ना को राजधानी बनाया, वहाँ से हीरे का उत्पादन और भी कई दृष्टि से पन्ना महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से इनको आर्थिक मजबूती भी मिलती रही थी। अगला प्रश्न है, योजनाओं से पूछा गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 किस वजह से असफल रही थी? इसमें भी आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था। आइए देख लेते हैं भाई, क्यों असफल रही थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 मुख्य रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965-66 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण असफल रही, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, रक्षा पर खर्चा बढ़ा और 1966 में पड़े भीषण सूखे और रुपए के अवमूल्यन ने इसे और कमजोर कर दिया। जब लक्ष्य हमारा 5.6 था, लेकिन हम हासिल कितना कर सके? 2.4% ही हासिल कर सके। तो असफलता का मुख्य कारण था 1962 का भारत चीन युद्ध। इसने अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया और उस कमजोरियों को उजागर किया। 65-66 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसने मुद्रास्फीति को बढ़ाया और आर्थिक स्थिरता को बाधित किया। ठीक है, ऊपर से सूखा भी पड़ गया, अकाल भी पड़ गया। इस वजह से ये जो योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी बुरी तरह से असफल रही थी। आगे बढ़ते हैं। सूखा पड़ा था 1966 में, जिसकी वजह से लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो गया, आर्थिक दबाव भी बढ़ा और हमें अपने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा था, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? देखो, 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। एक आपका जो लोकरंग महोत्सव है, यहाँ से बहुत आ रहे हैं। नर्मदा, ताप्ती, सोन, यहाँ से इन नदियों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ पर निकलती है, कहाँ पर मिलती हैं, किसमें जाकर समाहित होती हैं और इनके जो किनारे बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कहाँ से रिफ्ट वैली से बहती हैं, ये सब बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन जितनी भी हमने आपको पीडीएफ दी है, उन सब पीडीएफ को आपको देख करके जाना है। ठीक है, एमपी की पॉलिटी में आपको शंकर दयाल शर्मा के बारे में पूरा मिल जाएगा, वो पीडीएफ भी पढ़ करके जाना है। देखिए,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इस पद पर कार्य किया था। उन्होंने आर वेंकटरमन के बाद में और आर के नारायण के पहले यह पद संभाला था। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अब कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इनके पहले कौन जो है प्रधानमंत्री थे, मतलब राष्ट्रपति थे, और इनके बाद में कौन राष्ट्रपति थे। ऐसे प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्रम हो गया इनका, 9th क्रम हो गया। कार्यकाल आपको बता दिया 1992 1997। पूर्ववर्ती कौन थे? आर वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति थे, और ये जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे। चलिए, और जो है के आर नारायण जो है वो 10वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इतने ही प्रश्न आज हमको मिल पाए हैं। जो प्रश्न ऑथेंटिक हमको मिले हैं वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। भले ही प्रश्नों की संख्या कम हो, लेकिन फर्जी कोई फालतू कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं मेरे भाई, आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए ना। आज आप इंतजार कर रहे हो, कल कोई और इंतजार कर रहा होगा, तो जब तक आप प्रश्न भेजते रहेंगे हमारा एनालिसिस चलता रहेगा। चलिए, गणित की बात करते हैं। मैथ में, तो मैथ में आज 4 साल का सीआई पूछा था, मतलब कि तो अलग अलग सालों का वो दे करके, मूलधन दे करके सीआई निकालना था। उन सबको ऐड करके फाइनली आपको बताना था कि कितना सीआई बन रहा है। एक पिता और पुत्र की आयु पर प्रश्न पूछा गया था। 2 से 3 प्रश्न एवरेज के हैं, एक प्रश्न पिरामिड का, बाकी आयत का भी प्रश्न आ रहा है। एवरेज तो बता ही दिया आपको। अब देखो, अर्थमेटिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। एडवांस का लेवल कम है, मतलब एडवांस आपको 3 से 4 ही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अर्थमेटिक के प्रश्न भर भर के मिलेंगे। 2-3 मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, और इसके अलावा जो है आपका एसआई-सीआई के एक-एक क्वेश्चन मिल रहे हैं। सीपीएसपी हो गया, या क्रैमुल-बिक्रैमुल पट्टा हो गया, यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करके जाना है। प्रश्नों का लेवल बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, जरा भी अर्थमेटिक की आपने तैयारी की होगी तो। चलिए, रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में एक प्रश्न पूछा गया था, 5:33 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्लॉक का प्रश्न इस शिफ्ट में आया है। एक प्रश्न जो है आपका उसका कैलेंडर का भी आया था, पर कैलेंडर का उनको एग्जैक्ट याद नहीं था, तो उन्होंने बताया नहीं है। गोलाकार सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न थे, एक तो गोलाकार थे और एक सीधी लाइन में बैठा करके। ये दोनों प्रश्न आज पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। और सेम एड्रेस वगैरह अब लगातार पूछे जा रहे हैं। कथन पूर्ण धारणा, ये तो भाई लास्ट में होता ही है, ईएसबी के लास्ट में यही होता है। लास्ट वालों को सिर्फ यही घाटा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछते हैं वो, ठीक है ना। सेम एड्रेस हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग के 2 प्रश्न बता ही दिए, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर से छिपी हुई आकृति से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। मानसिक अभिरुचि से भर भर के प्रश्न बन रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न मानसिक अभिरुचि से बने हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके आपको जाना है। बाकी प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो प्रश्नों की संख्या वही है, मैथ के 20 और रीजनिंग के 40, दोनों मिलाकर के 60, बाकी 10-12 नंबर की साइंस, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर। करंट अफेयर अब बहुत कम पूछी जा रही है, जीके जीएस आपका अच्छे लेवल का बन रहा है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। आगे जिसका भी एग्जाम है, छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम आने वाला है, उसके नोट्स भी हमने लगभग तैयार कर लिए हैं, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा एमपीएसआई एलडीसी के नोट्स उपलब्ध हैं, एमपीएसआई के नोट्स उपलब्ध हैं मेरे भाई, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, नहीं तो सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एमपीएसआई में आए हुए सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके 1-1 घंटे की मैराथन में हम 3 मैराथन में कवर कर लेंगे। तो एएसआई, एलडीसी और एमपीएसआई वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है, कल जिसका भी एग्जाम हो, अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर इस नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज आप इंतजार कर रहे थे ना, कल कोई और कर रहा होगा मेरे भाई, इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, ग्रुप में भी बोलते हैं, अपने प्रश्नों को जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।